अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर माविश काज़मी। स्टूडेंट्स, आज हम जो सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक 9th क्लास की केमिस्ट्री से है। अब तक 8th क्लास तक आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ कर आए हैं साइंस के मुतालिक, लेकिन अब से जो हम सिलेबस शुरू करेंगे तो हम उसमें सिस्टमेटिकली प्रोग्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्या हैं। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से मुतालिक कि साइंस क्या है। पहली बात, साइंस किसे कहते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस वो इल्म है जो कायनात में आपके इर्द गिर्द मौजूद है। कायनात बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कायनात के अंदर जितने भी अवामिल हैं, जितनी भी चीज़ें काम कर रही हैं, वो सब बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। उन सबको समझने के लिए हमें उनको उनकी पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स में पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वो डिसिप्लिन है साइंस का जिसमें हम मैटर के या मादे की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। आपके इर्द गिर्द होने वाले बहुत से सारे काम ऐसे हैं जो आपके सामने हो रहे होते हैं, लेकिन हम उनको उस नज़र से देखते नहीं हैं। सबसे पहली बात, हम सबसे आम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, पानी की। पानी हम सारा दिन में बहुत पीते हैं, हमारा ज़िंदगी का अहम जुज़ है पानी। पानी के बारे में बात करते हैं, पानी पर केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पानी की सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। पानी की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। पानी किस से बना है, कौन से एलिमेंट से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अब जब ये मॉलिक्यूल बन गया है तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी है कुछ ना कुछ। इस मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान में जो एंगल है वो कुछ ख़ास किस्म का पाया जाता है, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। पानी की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। पानी एक कलरलेस है, ऑर्डरलेस सब्सटेंस है। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। पानी ही की वजह से हमारी ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये पानी की प्रॉपर्टी है। और इसके रिएक्शंस क्या हैं? पानी के अंदर हर चीज़ हल हो जाती है। पानी हर चीज़ को सॉल्युबल का, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी के अंदर जो भी चीज़ डाली जाती है वो उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल तरीके से उसके अंदर हल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये है केमिस्ट्री। आप किसी भी एक मैटर की बात करना शुरू करें, उसकी कंपोजिशन को पढ़ें, उसके स्ट्रक्चर को देखें, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखें कि वो नज़र कैसी आती है, वो देखने में कैसी है, छूने में कैसी है, उसके बाद उसके रिएक्शंस क्या हैं। ये सब कुछ केमिस्ट्री है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि केमिस्ट्री जिसकी हमने बात की, इसके अंदर फर्दर इसको कैटेगराइज किया है, इसकी ब्रांचेस बनाई गई हैं ताकि इसको और आसानी से पढ़ा जा सके। तो उसकी वो ब्रांचेस क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स, आए स्लाइड की तरफ चलते हैं। वो ब्रांचेस हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सारी स्टूडेंट्स वो ब्रांचेस हैं जिनके बारे में हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है, लेकिन इसके अलावा भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा जगह पर पाई जाती है, देखी जाती है। हमारे इर्द गिर्द होने वाले हर अमल के अंदर केमिस्ट्री है। तो ये हमारी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट शो करती है। तो हम देखते हैं कि ये ब्रांचेस के बारे में फ़र्दर स्टडी करते हैं कि ये ब्रांचेस क्या कहती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहली जो ब्रांच हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, आइए वो देखते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप मैटर की कंपोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और उनमें होने वाले चेंजेस को स्टडी करते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या है। कंपोजिशन मतलब वो किन अज्जा से मिलकर बनी है, और प्रॉपर्टीज़ मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब कि जब एक चीज़ बनकर सामने आई है तो वो किस हालत में है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, वॉलेटाइल है, किस नेचर की है। इस तरह की स्टडी को हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब मिलेंगे तो क्या बनने वाली चीज़ गैस बनेगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, आयंस बनेंगे, किस तरीके से होगा। ये सब कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, दूसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसको आप कह लें कि ये हमारी केमिस्ट्री है। मतलब जानदारों के अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन
और उनके डेरिवेटिव से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, पौधों से हासिल होने वाले, जानवरों से हासिल होने वाले सब्सटेंस, उनके अंदर मेजॉरिटी कार्बन हाइड्रोजन की होती है और उनके डेरिवेटिव्स की होती है। तो ये ब्रांच जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हम पौधों और जानवरों से निकलने वाले मादे और जो लैब में हम उस तरह से बना सकते हैं मादे, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक बहुत अहम ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं और उनसे बनने वाली चीज़ों की। ये सारी की सारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये हम सारी इंडस्ट्री में भी अप्लाई होती है। ग्लास मेकिंग है, सीमेंट मेकिंग है, ये सब चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सब्सटेंसेस, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, वो किस तरीके से रिएक्शंस शो करते हैं, वो किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायो आप जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस है, आपको पता है खाना खाते हैं, खाना खाने से एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कैसे मिलती है, वो खाना जो हम खा लेते हैं वो हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, एक चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जो आपके अंदर होता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच आपको वो रिएक्शंस के बारे में, उनके अंदर जो नए केमिकल्स बनते हैं उनके बारे में बताती है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनकी स्टडी है बायोकेमिस्ट्री। अगली ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही जाहिर है कि ये इंडस्ट्री के बारे में है। ये एप्लीकेशन है उन सारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की जो अब आप पढ़ रहे हैं और जो आप आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से हम उसको एक बड़े पैमाने पर स्टैब्लिश करते हैं, एक इंडस्ट्री लगाते हैं और किस तरीके से वो इंडस्ट्री हमें अपनी प्रोडक्ट्स देती है। पेपर इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, अगेन ग्लास इंडस्ट्री है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ कैसे काम कर रही हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि इनके अंदर बाकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से मदद लेकर इनको बनाया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? स्टूडेंट्स, आप पढ़ेंगे कि एलिमेंट जो होता है वो एटम से बना होता है और एटम जो होता है वो 3 बेसिक पार्टिकल्स से बना होता है। वो पार्टिकल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत एनर्जी है। जब वो न्यूक्लियस हम इस्तेमाल करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। जितने भी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़, ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि यूरेनियम से एनर्जी पैदा की जाती है बिजली पैदा करने के लिए। ये यूरेनियम क्या है, इसमें से किस तरीके से एनर्जी निकलती है? यूरेनियम एक एलिमेंट है, नेचर में पाया जाता है। जब इस एलिमेंट को निकालते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव है, ताबकार है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स खारिज होते हैं। ये जो फास्ट मूविंग पार्टिकल जिसके अंदर से निकलते हैं उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इस एनर्जी को यूज़फुल तरीके से हार्नेस करेंगे तो हमें ये फ़ायदा पहुंचाएगी और नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये सब चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगली ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स और इंसानी एक्टिविटीज़ का उन पर असर देखते हैं कि माहौल हमें किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है और इंसान माहौल को किस तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब रेसिप्रोकेशन अच्छे तरीके में भी हो सकती है और बुरे तरीके में भी हो सकती है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। अगली ब्रांच स्टूडेंट्स है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, हमें कैसे पता चलेगा वो चीज़ हमें पता चलेगी एनालिटिकल एनालिसिस से। जब भी किसी भी सैंपल का, वो किसी चीज़ का भी हो, रोटी का सैंपल हो, लकड़ी का सैंपल हो, ब्लड सैंपल हो, उन सब को जब एनालाइज किया जाता है, उनके अंदर से उनके अंदर मौजूद अज्जा को पढ़ना जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़िम्मे है। इस ब्रांच से हमें मदद मिलती है कि हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले अज्जा को पढ़ सकें, उनको पहचान सकें। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी बात ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आगे चलने के लिए पहले आपको अपनी बेसिक्स बनानी पड़ेंगी और वो बेसिक्स क्या हैं? वो बहुत आसान हैं। उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं,
कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। और वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ मैटर। हमने शुरू में ही बात की जब हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि मैटर के कंपोनेंट, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस। लेकिन ये मैटर खुद क्या है? किस चीज़ को मैटर कहते हैं हम? मैटर की एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और जो जगह घेरती हो, उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। अब आप अपने इर्द गिर्द देख लें कौन कौन सी चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ वज़न होगा, कौन कौन सी चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ जगह घेरती है। हर चीज़ मैटर कहलाएगी। हाँ, मैटर की हालत डिफरेंट हो सकती है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैटर के बाद अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है सब्सटेंस। सब्सटेंस किसे कहते हैं? जब हम सब्सटेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में क्लिक करना चाहिए फ़ौरन कि हम किसी प्योर चीज़ की बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसे सब्सटेंस की बात, हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो अपनी असल हालत में है, खालिस हालत में है, जिसकी फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। सब्सटेंस जो है उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें आप अगर बात करें प्योर मैटर, हाइड्रोजन गैस जो है वो, अगर सिर्फ हाइड्रोजन गैस की बात करें हम, तो उसकी फिक्स कंपोजिशन है कि वो कितने हाइड्रोजन एटम से मिलके बनी है और उसकी अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगली डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो है मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस। जब आप दो चीज़ें मिक्स हैं कहीं पर तो उस चीज़ को हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर इम्प्योर चीज़ होती है और ज़रूरी नहीं इम्प्योरिटी ख़राब हो, इम्प्योरिटी अच्छी चीज़ के लिए भी होती है। तो मिक्सचर्स की एक नॉर्मल जो परसेप्शन आनी चाहिए दिमाग में वो होता है कि इम्प्योरिटी है दो चीज़ें मिक्स, दो या तीन चीज़ें मिक्स हैं इसके अंदर। एक जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो मिक्स हैं, हेट्रोजेनस भी हो सकती हैं। आइए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, मैटर जो है, जो कि कोई भी चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है, जिसका कोई ना कोई वज़न है, जिसने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है, इस मैटर को दो हिस्सों में दो फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है सब्सटेंस, दूसरी है मिक्सचर। सब्सटेंस मैंने भी बताया प्योर चीज़ को कहते हैं और मिक्सचर इम्प्योर चीज़ को कहते हैं। सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। प्योर चीज़ जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकती है और कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकती है। अब एलिमेंट्स क्या हैं और कंपाउंड्स क्या हैं ये हम अभी पढ़ने वाले हैं अगले स्लाइड्स में। मिक्सचर जो हैं उनकी भी दो टाइप्स हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। ये हम अभी आगे डिटेल में इसकी स्टडी आज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स पहले बात करेंगे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। मैंने जैसे कि अभी कहा कि मैटर जब भी कोई मैटर आपको जिसकी आप डिस्कशन करेंगे, जिसकी भी आप बात करेंगे, तो उसकी क्या तबई हालत क्या है, वो किस हालत में आपको नज़र आ रही है और वो उस हालत में किस तरीके के प्रोसेसेस शो कर रही है, वो चीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी और फिज़िकल अपीयरेंस कहलाती है उस चीज़ की। जैसे कि स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ का कोई रंग है, उसकी स्मेल है, उसका टेस्ट है, हार्डनेस, शार्प, शेप ऑफ द क्रिस्टल, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स ये फिज़िकल स्टेट से ताल्लुक़ रखती हैं। चीज़ अगर सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। चीज़ अगर जो भी सब्सटेंस अगर लिक्विड या गैसियस फॉर्म में है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस हिसाब से कम होगा। ये चीज़ें बिलोंग करती हैं एक चीज़ किसी भी सब्सटेंस की अपीयरेंस से। जिसकी जैसी अपीयरेंस होगी वो वैसी ही प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं। किसी भी सब्सटेंस को बनाने वाले अज्जा जो हैं वो बताएंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जब भी कोई सब्सटेंस किसी केमिकल चेंज में जाता है तो उसकी कंपोजिशन बदलती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, पानी को अगर हम तोड़ें, पानी की डीकम्पोजिशन करवाएं तो उसके अंदर से पैदा होने वाली चीज़ें क्या होंगी? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो स्टूडेंट्स ये बात थी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो कि फ़िज़िकल स्टेट और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे बिलोंग करती हैं। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट के बारे में स्टूडेंट्स, एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा और जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और उसको हम
सादे तरीकों से नहीं तोड़ सकते, उसकी फर्दर सिंपल फॉर्म नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट वो चीज़ है जिसके अंदर एक ही तरह के एटम होंगे। अगर हम हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। वो क्यों एलिमेंट है? क्योंकि उसको बनाने वाले जो एटम्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स ही हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है या ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो उसके अंदर उसके जो सब्सिक्वेंट उसके पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम के ही होंगे। किसी एलिमेंट के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं होगा, वो चीज़ कहलाएगी एलिमेंट। और अगर किसी एलिमेंट के एटम के साथ कोई दूसरे एलिमेंट का एटम जुड़ जाए तो फिर वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा स्टूडेंट्स, बल्कि वो क्या कहलाएगा? वो कोई कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स का मतलब ये है कि आप उस वक्त बात कर रहे हैं किसी एक सब्सटेंस की जिसके अंदर एक ही तरह के एटम हैं और वो एक ही तरह का एटॉमिक नंबर रखता है और उसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब वो सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म है, उससे ज़्यादा उसको सिंप्लीफिकेशन नहीं की जा सकती। तो स्टूडेंट्स, ये तो था एलिमेंट की डेफिनेशन। एलिमेंट के अंदर, हर एलिमेंट के अंदर यूनिक एटम पाए जाते हैं। वो एटम चूँकि एक ही एलिमेंट के अंदर होते हैं तो वो यूनिक ही हैं, वो किसी और एटम के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ नहीं होंगे। तो इस लिहाज से हम एलिमेंट को यूनिक कहते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमेंट जो हैं वो किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से किस किस तरीके से लिक्विड, सॉलिड और गैस होते हैं। आइए, एलिमेंट्स में जैसे कि सोडियम है, कॉपर, जिंक, गोल्ड। हो सकता है इसमें से आपने सिर्फ कॉपर और गोल्ड ही देखा हो, जिंक और सोडियम देखने का आपको ज़्यादा इत्तेफाक ना हुआ हो। तो गोल्ड और जिंक, कॉपर जो है ये तो आपने देखी हुई है, कॉपर की वायर्स होती हैं, गोल्ड ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गोल्ड एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड की कोई भी शेप है, उसके अंदर जो मटेरियल है या उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे गोल्ड के ही एटम्स मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट्स, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड फॉर्म में मरकरी और ब्रोमीन पाया जाता है। ब्रोमीन तो शायद आप लोगों ने ना देखा हो, लेकिन मरकरी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। थर्मामीटर हर एक के घर में होता है बुखार चेक करने के लिए। उस थर्मामीटर के अंदर वो जो सिल्वर लाइनिंग होती है, जो टेम्परेचर की वजह से ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, वो मरकरी होता है बेसिकली। तो वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो भी एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स। इसके बाद गैसेस, हमारे इर्द गिर्द हवा जो है वो एक गैसेस का ब्लैंकेट है, तो उसके अंदर पाई जाने वाली सारी गैसेस जो हैं वो गैशियस फॉर्म में हैं और वो सारी की सारी एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सारी की सारी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और ऑब्वियसली और स्टूडेंट्स, ये अपनी एटॉमिक स्टेट में नहीं बल्कि मोलेकुलर स्टेट में गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी नेचर में जो हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट हमें चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन क्या है, किस किस तरीके से एलिमेंट, ज़मीन की जो क्रस्ट है, ज़मीन का जो सॉलिड पोर्शन है या रॉकी पोर्शन है, चट्टानों वाला पोर्शन है, इसको बनाने के लिए इसकी कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। पानी, समंदर का पानी है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। हवा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये देखते हैं हम। ज़मीन की क्रस्ट या ज़मीन की तह जो है, उसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट की फॉर्म में 47% पाया जाता है, सिलिकॉन 28% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 7.8%। तो इसका मतलब क्या है कि ज़मीन की जो हमें नज़र आती है अपीयरेंस, उसके अंदर ये 3 एलिमेंट मेजर हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ओशन, समंदर का जो पानी है, उसमें ऑक्सीजन 86% है, हाइड्रोजन 11% है और क्लोरीन 1.8% है। तो ये 3 मेजर एलिमेंट हैं जो ओशन में पाए जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर, हवा जो हमारे इर्द गिर्द है, माहौल जो हमारा है, उसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9%। तो ज़्यादा मेजर पोर्शन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन का है। उसके अलावा माइन्यूट पोर्शन बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स का भी है इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। इंसान जिनको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसके अंदर उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या कंपोजिशन है। तो ज़्यादातर जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। मतलब हमारी बॉडी का जो मैस है उसमें 65 to 80% पानी का मैस होता है। उसके अलावा 6 एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन हमारी बॉडी का 65% पोर्शन बनाता है, कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन एलिमेंट
10% हमारी बॉडी में पाया जाता है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% एंड फॉस्फोरस ऑल्सो 1.5%। उसके अलावा पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे के सारे 0.8% हमारी बॉडी बनाते हैं। कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, ये सारे हमारी बॉडी का 0.2% बनाते हैं। तो ये सारे वो मेजॉरिटी वो एलिमेंट्स हैं जिनके नाम हम सब ने सुन रखे हैं, और ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं। एलिमेंट्स को लिखने का जो तरीका है उसे हम सिंबल्स के तौर पर याद रखते हैं। सिंबल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एब्रीविएशन। जो भी हम नाम ले रहे हैं एलिमेंट्स के, वो लैटिन, ग्रीक या इंग्लिश में हैं, उन सब नामों के हिसाब से उनके फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर्स को लेकर उनका एक सिंबल बनाया जाता है, जिसको उनकी आइडेंटिफिकेशन भी कह लें के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उनकी आसानी से लिखने पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सिंबल कैसे हैं? जैसे कि हाइड्रोजन जो गैस है, उसको लिखने के लिए आप कैपिटल H का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल H का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N यूज़ करते हैं, कार्बन के लिए कैपिटल C इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल्स हैं इन एलिमेंट्स के। और कुछ केस में हम दो लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम के केस में हम C और A को एज अ सिंबल ले लेंगे। सोडियम, अब सोडियम के केस में आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि SO नहीं लिया हमने, तो SO इसलिए नहीं लिया क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, तो नेट्रियम के हिसाब से इसको Na लिखते हैं, और क्लोरीन के लिए Cl लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे सिंबल्स। ये आप लोगों को एडवाइस है कि सिंबल्स को ज़रूर याद करें, बिकॉज आगे रिएक्शंस में जब आप फर्दर आगे स्टडी करेंगे तो फिर आसानी होगी अगर आपको सिंबल्स याद होंगे। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप सबको कि आप सबको सिंबल्स याद होने चाहिए। 8th क्लास की बुक में आपकी सिंबल्स हैं, तो अगर वहाँ नहीं याद किए या वहाँ थोड़ी गलती हो गई है, ऊपर नीचे हो गया है, तो स्टूडेंट्स मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बहुत प्रॉपरली अच्छे तरीके से याद करें। इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट की वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी, देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब ने रिएक्शंस तो शो करने हैं, वो फारिग तो नहीं बैठे रहेंगे, उन्होंने कोई ना कोई काम करना है। वो रिएक्शंस जो किस तरह से शो करेंगे एलिमेंट्स, वो अपनी उनकी जो कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको यूज़ करते हुए वो रिएक्शंस देंगे। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है ये वैलेंसी कहलाती है। अगर आपको समझ नहीं आई मेरी बात तो दोबारा ध्यान से सुने कि आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बताएंगे कि कोई एलिमेंट किस तरह का रिएक्शन शो कर सकता है। किस तरह का रिएक्शन मतलब कि क्या वो आयंस की फॉर्म में रिएक्शन करेगा, मतलब क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा या वो शेयर करेगा। देखें, अगर किसी के पास किसी चीज़ की ज़्यादती है तो वो उसको देना पसंद करेगा, और अगर किसी के पास किसी चीज़ की कमी है तो उसकी कोशिश होगी कि वो दूसरों से भी वो चीज़ ले ले। और बाज़ चीज़ें भी और इंसान भी इतने अच्छे होते हैं कि शेयर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी यही सिस्टम है, एलिमेंट्स भी इसी तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। तो कब कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा या शेयर करेगा, ये चीज़ बताती है उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी जो है वो हर एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बताती है, उसके एटम के आउटर मोस्ट जो सराउंडिंग है उसके बारे में वैलेंसी हमें बताती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाना है या कोवेलेंट कंपाउंड अगर किसी एलिमेंट ने शो करना है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। पहली बात मैं ये बता दूं कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो दो एलिमेंट्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जब दो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को बिना लड़े या बिना झगड़ा किए पीसफुली शेयर करेंगे तो वो एक कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। अब हम डेफिनेशन देखते हैं वैलेंसी की कोवेलेंट कंपाउंड के हिसाब से क्या है। तो स्टूडेंट्स, कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी को डिटरमाइन हम इस तरीके से करते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे वो उसकी वैलेंसी को डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि क्लोरीन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच होगा तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई? 1। ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? 2।
नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी 3। तो ये बड़ा आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और कार्बन की बात हमने की नहीं। कार्बन जो है उसके पास 4 हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी 4। तो हाइड्रोजन का जुड़ना डिटरमाइन कर रहा है कि इन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं, क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो 1 वैलेंसी, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 वैलेंसी, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होने की वजह से नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से कार्बन की वैलेंसी है 4। तो स्टूडेंट्स ये तो बात थी वैलेंसी फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की, कि आयनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब दोबारा यहाँ पर बात करते चलें कि आयनिक कंपाउंड क्या हैं। वो कंपाउंड्स जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स के दरमियान कोई ताल्लुक उस वक्त बनता है जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के हवाले कर देता है, ठीक है। तो जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होगी उसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी के लिए स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना ज़रूरी है कि किसी भी एलिमेंट के बाहर, किसी भी एलिमेंट के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो किस अरेंजमेंट में हैं। इस बात की तरफ चलते हैं। वो एलिमेंट्स जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन से थोड़े हैं, वो एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से कम है, वो क्या प्रेफर करेंगे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दें। वो एलिमेंट्स स्टूडेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, 1 है, 2 है या 3 है, वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। और वो एलिमेंट्स जिनके पास 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ले लें। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है हमेशा ऑपोजिट साइंस जो हैं या ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी जिससे एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सोडियम जो है उसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम उसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीनों जो हैं एलिमेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि ये अपने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग किसी को दे दें, किसी दूसरे एलिमेंट को दे दें। तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाती है, मैग्नीशियम की 2 हो जाती है और एल्यूमिनियम की 3 हो जाती है। और साइन ज़रूर याद रखें कि इन तीनों के साथ प्लस का साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। उसके अलावा वो एलिमेंट जिनके पास 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में स्टूडेंट्स 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या प्रेफर करते हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन के सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। तो इस तरह से इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3, -2 और -1। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव का आता है। स्टूडेंट्स ये एक टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल भी दिए हुए हैं, उनके वैलेंसीज भी दी हुई हैं और इनके शो किया हुआ है कि ये किस तरीके से इनको लिखना है। ये आपकी बुक में है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ये बहुत हेल्प करेगा आगे आपको केमिकल कंपाउंड्स के फार्मूले लिखने में, रिएक्शंस के लिए, रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ी लापरवाही दिखा जाते हैं कि वो इसे याद नहीं करते। इसको याद करें और याद एक दफ़ा में नहीं होगा, आपको स्टूडेंट्स इसको यू हैव टू कीप ऑन रेपिटेशन, आपको इसको दोहराना पड़ेगा, दोहराई इसकी बहुत ज़रूरी है तो ये आपको याद होगा। तो स्टूडेंट जिस तरह से आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स के सामने उनकी 2 वैलेंसीज शो हुई हैं,
इसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे? इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि फेरस सल्फेट जो होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, लेकिन यही फेरस जब दोबारा रिएक्शन करता है एक और रिएक्शन में अपनी वैलेंसी 3 शो करता है। तो इस तरीके से आयरन की 2 वैलेंसीज हो जाती हैं स्टूडेंट, 2 और 3। तो इसलिए कुछ एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो डिफरेंट रिएक्शन में अपनी वैलेंसी 2 या 3 या डिफरेंट शो करते हैं। इस तरह के वैलेंसीज को हम वेरिएबल वैलेंसीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका काम है कि आपने आज जो बेसिक्स पढ़ाई गई हैं आपको, आप उनको अच्छे तरीके से याद करें। पढ़ाने वाले का काम है पढ़ाना और याद करने वाले का काम है याद करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अभी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, ताकि आगे जब आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ें या फर्दर इस चैप्टर को, इस बुक को पढ़ें, तो आपको परेशानी ना हो कि कौन सा सिंबल क्या है, कौन सा वैलेंसी क्या है। तो इसको आज ही बैठकर बहुत अच्छी तरीके से याद करें और ये जो वैलेंसीज हैं और जो सिंबल्स हैं इनको आप एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ता तक रिवाइज करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके याद करें, ये आपको याद हो जाएंगी। हम अपने चैप्टर का बकाया हिस्सा अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक अपनी टीचर माविश काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।